अफगानिस्तान के उजड़े हुए एक वीरान इलाके में कहानी की शुरुआत होती है। चारों तरफ तबाही, धुआं और गरीबी का माहौल फैला हुआ था। टूटी हुई इमारतों और कचरे के ढेर के बीच एक छोटी सी बच्ची स्क्रैप इकट्ठा कर रही थी। उसका नाम गुल था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से लोहे और प्लास्टिक के टुकड़े ढूंढ रही थी ताकि उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा सके। तभी कचरे के ढेर से उसे आधी जली हुई एक किताब दिखाई देती है। किताब को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से अपने भाई जाहिद को आवाज लगाने लगती है। जाहिद थोड़ी दूर पर कचरे में स्क्रैप तलाश रहा होता है। दोनों भाई बहन हर दिन इसी तरह शहर के कचरे से अपना गुजारा करते थे। अमेरिकी हमलों के बाद अफगानिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वहाँ बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। उसी दौरान कुछ बच्चे हाथों में जलती हुई मशाले लेकर एक कुत्ते के पीछे भाग रहे होते हैं। वे उसे विदेशी कुत्ता कहकर मारना चाहते थे। यह देखकर जाहिद भी भीड़ के पीछे भागने लगता है, लेकिन गुल डर जाती है और उसे वहां से चलने के लिए कहती है। फिर भी जाहिद नहीं रुकता और गुल मजबूरी में उसके पीछे चली जाती है। भागते भागते वो बेचारा कुत्ता जमीन में बने एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सारे बच्चे गड्ढे के चारों तरफ खड़े होकर उसमें जलती हुई मशाले फेंकने लगते हैं। अंदर से कुत्ते की दर्द भरी आवाजें आने लगती है। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो जाती है तो बच्चों को लगता है कि वो मर चुका है और वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन उस गड्ढे में एक छोटा सा सुराख था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सबके जाने के बाद गुल धीरे धीरे वहां पहुंचती है और देखती है कि कुत्ता अभी भी जिंदा है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गुल का दिल पसीज जाता है। वो जाहिद की मदद से उस कुत्ते को बाहर निकालती है और उसे अपने साथ ले जाती है। शाम होने के बाद दोनों भाई बहन एक बड़े लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खुलने पर पता चलता है कि वो कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक जेल थी। उसकी माँ उसी जेल में कैद थी। ये दोनों बच्चे पूरा दिन बाहर सड़कों पर भटकते और रात को सोने के लिए अपनी माँ के पास जेल में आ जाते थे। उनके पिता तालिबान से जुड़े हुए थे, जिन्हें अमेरिकियों ने कई साल पहले पकड़ लिया था। तब से उनका कोई पता नहीं था। गरीबी और मजबूरी में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पहले पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करना वहाँ के कानून के हिसाब से बड़ा अपराध माना जाता था। इसी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था। जेल का एक अफसर आतिफ इन बच्चों की मजबूरी समझता था। वो हर रात उन्हें अंदर जाने देता था, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चे अपने साथ एक कुत्ता भी लाए हैं तो वो मना कर देता है। गुल हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है। उसकी मासूमियत देखकर आखिरकार आतिफ मान जाता है। जेल के नियम बहुत सख्त थे। अंदर जाने से पहले दोनों बच्चों की तलाशी ली जाती और उनकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया जाता ताकि उन्हें जेल की सुरक्षा व्यवस्था का पता न चल सके। अंदर उनकी माँ बेहद उदास बैठी थी। वो जेल में ही खाना बनाती थी और बच्चों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। गुल उस कुत्ते को प्यार से नहलाती है जबकि जाहिद माँ के पास बैठा रहता है। रात को उनकी माँ पूछती है कि क्या वे अपने पिता से मिलने गए थे। जाहिद बताता है कि अभी तक उन्हें इजाजत नहीं मिली। दरअसल उनकी माँ ने बच्चों को एक जरूरी संदेश अपने पिता तक पहुंचाने के लिए कहा था। वो चाहती थी कि उनका पहला पति उन्हें माफ कर दे, क्योंकि अगर वो माफ कर देता तो शायद अदालत उन्हें रिहा कर देती। वो कांपती हुई आवाज में बच्चों से कहती है, अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो अदालत उसे मौत की सजा भी दे सकती है। उसी रात जेल में एक और कैदी महिला का छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। सर्दी बहुत ज्यादा थी। गुल की माँ को उस बच्चे पर तरस आ जाता है। वो अपनी आधी जली किताब और कुछ लकड़ियां उस औरत को दे देती है ताकि वो आग जलाकर अपने बच्चों को गर्म रख सके। सुबह होते ही जेल के नियमों के मुताबिक दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है। दिन में वे आजाद रहते और रात में कैदियों की तरह जेल में सोते थे। इसी वजह से लोग उन्हें नाइट प्रिजनर्स कहते थे। जेल से निकलते समय उनकी माँ दूर से आवाज लगाकर कहती है, अपने अब्बू को सब कुछ ठीक से बता देना। इसके बाद दोनों बच्चे फिर शहर की गलियों में स्क्रैप इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद वे कबाड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं और अपना जमा किया हुआ सामान बेच देते हैं। बदले में दुकानदार उन्हें सिर्फ एक छोटा सा नान देता है, लेकिन उस छोटे से टुकड़े को देखकर भी गुल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दुकानदार खुश होकर उन्हें कुछ सिक्के भी दे देता है, क्योंकि गुल कुछ अच्छी लकड़ियां और लोहे के टुकड़े ढूंढ लाई थी। इसके बाद दोनों अपने पिता से मिलने पुरुषों की जेल पहुंचते हैं। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन में खड़ी गुल बार बार अपनी माँ की बातें याद कर रही थी
ताकि कुछ भूल न जाए। थोड़ी देर बाद गार्ड जाहिद का नाम पुकारता है, लेकिन गुल को अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि वह बहुत छोटी थी। जाहिद अकेला अंदर चला जाता है और गुल बाहर बेचैनी से इंतजार करती रहती है। कुछ देर बाद जाहिद लौटता है। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। गुल तुरंत पूछती है, क्या अब्बू ने अम्मी को माफ कर दिया? जाहिद चुप रहता है, फिर धीरे से बताता है कि उनके पिता बहुत गुस्से में थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वे उनकी माँ को कभी माफ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उनके लौटने का इंतजार नहीं किया। यह सुनकर गुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई बहन मायूस होकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वे एक मस्जिद के बाहर रुकते हैं। जाहिद अंदर जाकर अपनी माँ की जिंदगी के लिए दुआ करता है, जबकि गुल बाहर कुत्ते के साथ बैठी रहती है क्योंकि जानवरों को मस्जिद के अंदर ले जाना मना था। पूरा दिन सड़कों पर भटकते और काम करते हुए गुजर जाता है। शाम ढलते ही दोनों अपनी रोज की तरह जेल वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार दरवाजा खोलने वाला आतिफ नहीं था। उसकी जगह एक अनजान और सख्त चेहरे वाला सैनिक खड़ा था और यहीं से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। वो दोनों बच्चों को देखते ही अंदर जाने से मना कर देता है। इतने में आतिफ बाहर आता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमी आवाज में बच्चों से कहता है कि अब जेल में नए अधिकारी आ चुके हैं और नियम पहले से भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। अगर उसने बच्चों को चोरी छिपे अंदर जाने दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। जाहिद हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है। दोनों बच्चे रोते हुए कहते हैं कि उनके पास बाहर सोने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मजबूर आतिफ कुछ नहीं कर पाता और भारी दिल से जेल का दरवाजा बंद कर देता है। अब दोनों बच्चे ठंडी और सुनसान सड़क पर अकेले खड़े रह जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरी रात कहाँ गुजारेंगे। तभी उनकी नजर जेल के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। उसके साथ 5 छोटे छोटे बच्चे थे और वो रो रही थी। वो उन्हीं बच्चों की दादी थी जिनकी माँ जेल में बंद थी। यही वो औरत थी जिसे पिछली रात गुल की माँ ने आग जलाने के लिए किताब और लकड़ियां दी थी। कुछ देर बाद जेल के अंदर से एक गाड़ी बाहर निकलती है। एक गार्ड गोद में एक छोटे बच्चे को उठाकर लाता है और उसे बूढ़ी औरत के हाथों में दे देता है। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम्हारी बेटी को आज अदालत ने मौत की सजा दे दी है, उसे फांसी दे दी गई है। ये सुनते ही बूढ़ी औरत जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वो अपनी बेटी के लिए रहम की भीख मांगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक दूसरा गार्ड वहाँ आता है और उन बच्चों को धमकाकर वहाँ से भगा देता है। रात और भी ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। दोनों भाई बहन चलते चलते शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां कचरे से भरे बड़े बड़े कंटेनर खड़े थे। उनमें से एक कंटेनर के अंदर 2 लोगों के लेटने जितनी जगह थी। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से एक सड़क पर रहने वाला लड़का सो रहा है। अचानक नींद टूटने पर वो गुस्से में बाहर आता है और दोनों पर चिल्लाने लगता है। लेकिन जब गुल उसे बताती है कि वे सिर्फ ठंड से बचने के लिए यहाँ आए हैं, तो उसका दिल पिघल जाता है। वो उन्हें वहीं रुकने देता है। सोने से पहले वो लड़का जाहिद को चेतावनी देता है कि यह इलाका रात में बहुत खतरनाक होता है। वो बताता है कि पिछली रात कुछ गुंडे एक लड़की को यहाँ से उठाकर ले गए थे। वो जाहिद से कहता है कि अपनी छोटी बहन को दोबारा कभी इस इलाके में मत लाना। जाहिद उदास होकर बताता है कि वो पहले जेल में सोते थे, लेकिन अब उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया है। यह सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, अगर जेल में जाना है तो कोई चोरी कर लो, पुलिस खुद पकड़कर अंदर डाल देगी। अगली सुबह जाहिद उसे कुछ पैसे देकर वहां से निकल जाता है। फिर दोनों भाई बहन एक बार फिर उम्मीद लेकर जेल पहुंचते हैं, लेकिन नया गार्ड उनकी माँ के बारे में गंदी बातें करने लगता है। वो कहता है कि उनके पिता के जिंदा रहते उसकी माँ ने दूसरी शादी करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपनी माँ के लिए ऐसी गालियां सुनकर जाहिद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गार्ड को पलटकर जवाब देने लगता है। गार्ड उसे पकड़ने बाहर दौड़ता है और जाहिद वहां से भाग जाता है। भागते भागते दोनों भाई बहन अचानक सड़क किनारे एक दर्दनाक मंजर देखते हैं। वही बूढ़ी औरत ठंड से मर चुकी थी। उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी और 5 बच्चे उसके आसपास बैठकर रो रहे थे। वो मासूम बच्चे अब पूरी तरह अकेले हो चुके थे। यह दृश्य देखकर जाहिद अंदर तक डर जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह जेल के अंदर नहीं पहुंचे तो शायद उनका भी यही हाल होगा। हर कोशिश नाकाम होने के बाद दोनों फिर उसी सड़क वाले लड़के के पास जाते हैं। जाहिद
रोते हुए कहता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो लड़का उन्हें एक अजीब सलाह देता है। वो कहता है शहर के सिनेमा घर में बाइसिकल थीप नाम की फिल्म लगी है, उसे देखकर चोरी करना सीख लो। अपनी बची हुई आखिरी रकम से दोनों बच्चे फिल्म का टिकट खरीदते हैं और अंदर जाकर पूरी फिल्म देखते हैं। फिल्म एक गरीब बाप बेटे की कहानी होती है, जिनकी जिंदगी एक चोरी हुई साइकिल के कारण बर्बाद हो जाती है। फिल्म खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और फैसला करते हैं कि अब वे भी एक साइकिल चुराएंगे ताकि पुलिस उन्हें पकड़कर जेल भेज दे। कुछ देर बाद बाजार में उन्हें एक अच्छी साइकिल खड़ी दिखाई देती है। जाहिद डरते डरते साइकिल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। भीड़ उसे बुरी तरह पीटने लगती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और जाहिद को पकड़कर गाड़ी में बिठा देती है। गुल ये सब देखकर जानबूझकर पुलिस के सामने आने की कोशिश करती है ताकि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पुलिस गाड़ी तेजी से वहां से निकल जाती है और गुल पीछे छूट जाती है। उधर जाहिद जेल की गाड़ी में बैठकर रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उसकी छोटी बहन इस बेरहम दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। फिल्म के आखिरी दृश्य में गुल अकेले भटकते हुए फिर उसी महिलाओं की जेल के बाहर पहुंचती है। वो लोहे के बड़े दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है। अंदर से गार्ड आवाज लगाता है, कौन है? गुल रोते हुए जवाब देती है, साइकिल चोर की बहन। और इसी दर्दनाक दृश्य के साथ कहानी खत्म हो जाती है।